आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th के लिए साइंस यानी विज्ञान का टॉप 5 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि किताब से चुना हुआ प्रश्न है यानी गेस प्रश्न, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। और इस क्लास से 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जामों में ज़रूर देखने को मिलेगा, यह हमारा गारंटी है। 5 टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बुक से चुना हुआ प्रश्न है और यही सभी क्वेश्चन बार बार आता है। तो आप लोग यह 5 क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग क्लास जरूर कीजिएगा यह 5 क्वेश्चन का। और लघु उत्तरीय इस क्लास में पढ़ाया जाएगा 5 टॉप वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनता है, तो आप लोग यह 5 टॉप जरूर क्वेश्चन पढ़िएगा। और लघु उत्तरीय है और बहुत ही जल्द दीर्घ उत्तरीय देखने को आपके पास मिलेगा क्वेश्चन, और दीर्घ उत्तरीय का भी क्लास चलेगा। और साइंस का मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर आपको दिलाकर ही जाएगा। यह 5 में से 1 प्रश्न, यह हमारा गारंटी है। 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और आज 7 दिसंबर है, जो कि हमारा वरदान बैच लॉन्च हो चुका है, और वरदान बैच का यह फर्स्ट क्लास यानी पहला क्लास है वरदान बैच का। और वरदान बैच में वैसे ही क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे जो क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। क्या होता है, जो क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है वैसे ही क्वेश्चन आपके वरदान बैच में पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा। और सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव बुक प्लस ग्रामर यह वरदान बैच में कराया जाएगा, और ऑल सब्जेक्ट यानी सभी सब्जेक्ट का पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। और यह 5 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन अगर नहीं पूछा ना, तो फिर का है ये पढ़ना आप लोग छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यह हमारा गारंटी है इसी 5 में से 1 क्वेश्चन पूछेगा। और आप लोग क्वेश्चन देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यह पूछेगा तो पूछेगा। और पूछा भी गया है, 2018 में भी पूछा गया है और 2024 में भी पूछा गया है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएगा, यह हमारा गारंटी है। और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उस समस्या का समाधान मिलेगा। और तो पहला नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखे। और 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, चाहे उत्तल दर्पण के उपयोग लिखे, चाहे अवतल दर्पण का उपयोग लिखे, चाहे समतल दर्पण के उपयोग लिखे, या किसी भी का उपयोग आएगा। और कई बार बेकिंग सोडा का उपयोग को लिखे आता है क्वेश्चन, तो वो भी क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग जरूर ये सभी क्वेश्चन कीजिएगा। और ABCD टिक करने से नहीं होता है। आपके एग्जाम में मान लीजिए पूछ दिया दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग अवतल दर्पण पर टिक कर दीजिएगा। अवतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बताएंगे तो आपको याद रहने लगेगा, और जब आपका याद रहबे न करेगा तो आप फाइनल बोर्ड परीक्षा में कुछ नहीं लिख पाइएगा। तो इसीलिए याद करना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और याद करने के साथ साथ लिखना भी ज़रूरी है काफ़ी ज़्यादा। तो आप लोग लिख कर यह प्लीज़ इस सभी क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के 2 उपयोग के लिखे। कितने उपयोग के, तो 2 उपयोग को लिखे अवतल दर्पण के। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, नोटबुक यानी कॉपी में लिखिएगा, अवतल दर्पण के 2 उपयोग निम्नलिखित है। सेम टू यू इसी के साथ लिखिएगा, तभी आपके 2 नंबर मिलेगा 100%। ये हमारा गारंटी है। 2 में से 2 मार्क्स मिलेगा, आपके 1 भी मार्क्स नहीं कटेगा। अगर आप इसी तरह से लिखते हैं तो आपको 2 में 2 मार्क्स मिलेगा, यह हमारा गारंटी है। 2 में से 1 को मार्क्स नहीं कटेगा। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, अवतल दर्पण के 2 उपयोग निम्नलिखित है। क्या है, निम्नलिखित है। और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो पहले समझ लीजिए। अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के कान, नाक, मुंह, गले इत्यादि के जांच के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरी क्षेत्रों में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए भी किया जाता है। और अवतल दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाना होता है। जब हमें बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाना होता है तो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण के प्रयोग करते हैं। तो और अवतल दर्पण का कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो सर्च लाइट, जो हमारे घर में लाइट होते हैं वो किसका होता है, तो अवतल दर्पण का होता है। तो चलिए आप लोग पहला में लिखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग हजामत, किसमें, हजामत या दाढ़ी बनाने में इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी किस दर्पण का, तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हजामत या दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और दूसरा में लिखिएगा आप लोग, रोगियों के कान, नाक, मुंह, गले इत्यादि के जांच के लिए। कहाँ, रोगियों के कान, नाक, मुंह, गले इत्यादि के जांच के लिए इस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 2 नंबर में आप लोग लिख दीजिएगा।
और जब नाक कान मुंह गले इत्यादि के जांच के लिए क्यों किया जाएगा? जब इसका ही उपयोग डॉक्टरी क्षेत्रों में किया जाता है तो रोगियों का कान नाक मुंह गले इत्यादि के लिए भी जरूर किया जाएगा। तो आप लोग लिख दीजिएगा 2 नंबर में, रोगियों का कान नाक मुंह गले इत्यादि के जाँच के लिए किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। डॉक्टरी क्षेत्रों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर कुकर सौर सेल में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर कुकर किसका बना होता है? तो यह अवतल दर्पण का उपयोग होता है, जिसमें उसमें अवतल दर्पण होता है। और सर्च लाइट के 3 नंबर में लिखिएगा, सर्च लाइट का उपयोग परिवर्तक सतह के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो कि सर्च लाइट होता है हमारे घरों में, उसके सतह में किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा 2 ही लिखने के लिए, और हम क्या बताए हैं? 4-5 बता दिए हैं, 5-6। तो आप लोग जरूर 2 आराम से लिख सकते हैं। 5-6 में से आपका 2, 3, 4 जरूर याद रहेगा, और हमारा उम्मीद है कि आज आपको सभी याद रहेगा, ये हमारा गारंटी है। इस तरह से पढ़ाएंगे जो आपको पूरा याद रहेगा। तो अब एक अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामत के बनाने के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों को कान नाक मुंह गले इत्यादि के जांच के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट के परिवर्तक सतह के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरी क्षेत्रों में किया जाता है। तो आप लोग जरूर लिख दीजिएगा, हमारा गारंटी है। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, और यह सभी क्वेश्चन आपको समझ में भी आता होगा, यह हमारा पूरा उम्मीद है आपसे, जो आपको समझ में आता होगा यह सभी क्वेश्चन। तो आप लोग प्लीज़ ये सभी क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 1 या 2 प्रश्न, कितना 1 या 2 प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछेगा लघुत्तरीय में, और 2 नंबर इस क्लास आपको दिला कर जाएगा तो जाएगा। और 2024 में भी पूछा गया है अवतल दर्पण के उपयोग के लिखे। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 2024 में पूछा गया है अवतल दर्पण का उपयोग के लिखे, तो 2025 में पूछ सकता है उत्तल दर्पण के उपयोग के लिखे। तो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, तो आपसे बनना चाहिए क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के उपयोग बताए, या उत्तल दर्पण के उपयोग बताए या लिखे, सब बतवा एक ही होता है। तो आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग लिख दीजिएगा, और हमारा स्टूडेंट जो है उसको तो 100% समझ में आता होगा। तो उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखना है, तो उत्तल दर्पण के 2 उपयोग आप लोग कैसे लिखिएगा? तो उत्तर में लिखिएगा उत्तल दर्पण के 2 उपयोग या उत्तल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है। आपका जैसा मन करे वैसा लिख सकते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है, या उत्तल दर्पण के 2 उपयोग निम्नलिखित है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में वो बोलेगा 2 ही उपयोग लिखने के लिए। कितने उपयोग? 2 उपयोग बोलेगा लिखने के लिए। तो आप लोग लिख दीजिएगा। तो पहला, तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो जितनी भी गाड़ियाँ जो कि पीछे से आती रहती है, वो उसे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यही उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस या लेंस में पूछेगा? तो उत्तल लेंस का भी, या दर्पण में पूछेगा तो उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। और कहाँ किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किसी भी वस्तु का छोटा, कहाँ, किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाना होता है तो हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक बनता है प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है? तो आभासी प्रतिबिंब है। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? तो धनात्मक होता है। और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? तो भीतर की ओर धंसी होती है। तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर में आप लोग लिखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर, कहाँ, मोटर गाड़ी के, यानी पीछे से जो गाड़ियाँ आती रहती है उससे देखने के लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। और 2 नंबर में लिखिएगा आप लोग, इस दर्पण का उपयोग, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा, क्या, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो 2 उपयोग आप लोग आराम से लिख दीजिएगा, यह हमारा गारंटी है। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण के 2 उपयोग को लिखे। हमें बताना है समतल दर्पण के 2 उपयोग के लिखे। तो समतल दर्पण होता क्या है? तो समझ लीजिए। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। क्या होता है? समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। और समतल दर्पण किसी भी वस्तु का बराबर या समान आकार का, समान का अर्थ क्या होता है? बराबर, और बराबर का अर्थ होता है समान, यानी समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण। और समतल दर्पण कहाँ होता है? जो कि हमारे घरों में आईना होते हैं, यानी जो में हम अपना फेस देखते हैं, यानी चेहरा, तो उसमें कौन सा दर्पण होता है? तो उसमें यही समतल दर्पण होता है। अगर मान लीजिए आप 6 फीट का है, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण यानी आपके मिरर में, तो वो भी कितना फीट का होगा? वो भी 6 फीट का, यानी जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। किस दर्पण में? तो समतल दर्पण में। अगर जितना कोई वस्तु
5 हाथ लंबा है तो उसका प्रतिबिंब 5 हाथ ही लंबा बनेगा। तो आप लोग को ये समझ में आता होगा, यह हमारा गारंटी है। तो समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? अपने चेहरे देखने के लिए भी किया जाता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। समतल दर्पण किसी भी वस्तु का समान आकार यानी बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है और समतल दर्पण में एक से अधिक प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा समतल दर्पण के 2 उपयोग निम्नलिखित है। क्या है? यह जरूर लिखना जरूरी है, क्योंकि ये लिखते हैं तो आपके एग्जाम में फुल मार्क्स देने की पूरी चांस संभावना बनती है, पूरी 100 में 100% चांस बनता है। अगर आप इस तरह लिखते हैं फाइनल बोर्ड परीक्षा में तो 2 में से 1 भी मार्क्स नहीं कटेगा, यह हमारा गारंटी है 100%। तो आप लोग इसी प्रकार भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में लिखिएगा। तो उत्तर में लिखिएगा आप लोग समतल दर्पण के 2 उपयोग निम्नलिखित है। क्या है? समतल दर्पण के 2 उपयोग निम्नलिखित है। और पहला में लिखिएगा आप लोग समतल दर्पण का उपयोग एक से अधिक, क्या, एक से अधिक प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है समतल दर्पण का उपयोग। तो समतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो जब हमें एक से ज़्यादा, क्या, एक से अधिक या ज़्यादा प्रतिबिंब बनाना होता है तब हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और 2 नंबर में लिखिएगा अपने चेहरे देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या? अपने चेहरे यानी हम लोग जो फेस देखते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? तो वह समतल दर्पण होता है, क्योंकि जितना बड़ा हमारा मुंह होता है यानी नाक कान होता है उतना ही बड़ा हमारा आईना में भी दिखाई देता है। तो यही बात बोल रहा है यह, अपने चेहरे देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और 3 नंबर में आप लोग लिख सकते हैं समतल दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। और 4 नंबर में आप लोग लिख सकते हैं किसी भी वस्तु का बराबर, ये तो बताइए दे, किसी भी वस्तु का बराबर आकार के लिए प्रतिबिंब बनाया जाता है। और समतल दर्पण का उपयोग और कहाँ किया जाता है? तो समतल दर्पण का उपयोग काल्पनिक प्रतिबिंब में हमेशा किस पर, समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब। और यह वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है? तो आभासी प्रतिबिंब है। तो आप लोग यह क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा और आपको समझ में भी आया होगा 100%। तो आपसे 2 पूछे 3 पूछे आप लोग जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि 4 हम बता दिए तो आप लोग 2 आराम से तो लिख पाइएगा, क्योंकि याद करना भी काफ़ी ज़रूरत है। आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, 1 या 2 क्वेश्चन इस क्लास से रहेगा, यह ये 5 क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है ओजोन परत क्या है? और ओजोन परत क्या है ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि यह कई बार पूछा जा चुका है। 2011 से लेकर बार बार यह पूछा ही जाता है और यह क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। यही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाएगा, ओजोन परत से आप क्या समझते हैं, ओजोन परत क्या होता है, ओजोन परत किसे कहते हैं, ओजोन परत का छेद कर रहा है कौन और यह क्यों कर रहा है, इस तरह भी पूछा जा सकता है लघु उत्तरीय में। तो आप लोग से जिस तरह पूछा जाएगा इसी तरह लिख देते हैं तो आपको मार्क्स नहीं कटेगा, 100% ये हमारा गारंटी है। और आपको यह सभी क्वेश्चन बारीकी से समझाए भी है और समझाएंगे भी। तो ओजोन परत क्या होता है? तो पहले समझ लीजिए ओजोन परत क्या होता है। ओजोन का जो एक अणु होता है वह ऑक्सीजन का 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन क्या है? तो ओजोन ऑक्सीजन का ही एक रूप है और ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है। और ओजोन का एक अणु क्या बना होता है? तो 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किसके? तो ऑक्सीजन के। कितने? तो 3 परमाणु। और किससे? तो ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से। ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है। और ओजोन परत क्या करता है कि जो बाहरी सतह में आवरण बनाता है, वायुमंडल के बाहरी सतह में क्या बनाता है? तो आवरण यानी घेरा टाइप का बनाता है। और यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण, क्या, सूर्य से आने वाली, सूर्य के जो प्रकाश से जो कोई पराबैंगनी विकिरण आती है उसको यह रोकती है और पृथ्वी पर नहीं गिरने देती है, क्योंकि वह पृथ्वी पर गिरा तो घर बहुत विनाशकारी रोग हो जाएगा जिसका नाम है त्वचा का कैंसर। अगर सूर्य के जो पराबैंगनी विकिरण से कौन सा रोग होता है? तो पराबैंगनी विकिरण से आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और यह ऑब्जेक्टिव के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 या 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा। तो वो पराबैंगनी विकिरण से कौन सा रोग होता है? तो त्वचा का कैंसर। क्या होता है? तो त्वचा का कैंसर होता है पराबैंगनी विकिरण के कारण बीमारी होती है त्वचा का कैंसर। अगर गिरा तो पृथ्वी पे तो त्वचा का कैंसर हो जाएगा और यह सभी जीव जंतुओं के लिए विनाशकारी है। क्या है? यही पराबैंगनी विकिरण सभी जीव जंतुओं के लिए विनाशकारी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा घातक बीमारी इसे माना जाता है।
तो चलिए देखते हैं। और ओजोन परत को छिद्र कौन कर रहा है, एग्जाम में आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में भी, ओजोन परत को छिद्र यानी नष्ट कौन कर रहा है। तो ओजोन परत को नष्ट कौन कर रहा था, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का पूरा नाम क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और यह कहाँ से निकलता है, तो जितने हम लोग वाहन चलाते हैं, वाहन का अर्थ क्या होता है, गाड़ियाँ उड़िया चलाना जो कि हम लोग चलाते हैं, वो कहाँ से निकलती है, तो वो इसी में से निकलता है। CFC इसी में से निकलता है। जितनी भी हम लोग गाड़ियाँ, रेफ्रिजरेटर, ये सभी में से निकलता है, फ्रिज त्रिज ये सभी में से निकलता है। और गाड़ियाँ का जो धुआं होता है उसी में से भी निकलता है CFC, जो कि जहरीली गैस ये भी है। काफ़ी ज़्यादा यह ओजोन परत के लिए घातक है। CFC क्या है, तो ओजोन परत के लिए घातक है। यह ओजोन परत को छिद्र यानी नष्ट कर रहा है वो तमाम समय में। चलिए देखते हैं इसका। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा ओजोन परत क्या है, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा ओजोन परत ऑक्सीजन का एक रूप है। क्या है, ओजोन परत ऑक्सीजन का एक रूप है। हम बताए भी थे ओजोन परत ऑक्सीजन का एक रूप है। और ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कितने परमाणुओं से, तो ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है। जब इसका अणुसूत्र ही O3 होगा तो आप लोग दिमाग लगाइए, क्योंकि यह इसका नीचे क्या होता है, नीचे जो कि संख्या रहता है वो परमाणु कहलाता है। तो O के नीचे क्या है, 3 है। तो 3, तो वही यहाँ पे लिखा गया है ऑक्सीजन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और ओजोन परत क्या करता है, जो कि आवरण बनाता है। और यह कहाँ, वायुमंडल के बाहरी सतह में पाया जाता है, यानी ऊपरी सतह। बाहरी सतह के अर्थ होता है ऊपरी सतह में बोल सकते हैं इसे। ये ओजोन परत वायुमंडल के बाहरी सतह यानी ऊपरी सतह में पाया जाता है। और यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ओजोन परत क्या करता है कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण, जो कि जहरीली बीमारी माना जाता है इसे, यह निकलने वाली से सुरक्षा हमें प्रदान करता है, जो कि सूर्य से निकलता है। पराबैंगनी विकिरण कहाँ से निकलता है, तो सूर्य से निकलता है यह पराबैंगनी विकिरण। और ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो पृथ्वी से लगभग 15 या 20 किलोमीटर ऊपर में पाया जाता है, यानी ऊपरी सतह में पाया जाता है। और ओजोन परत वायुमंडल में आवरण बनाता है। तो यह ओजोन परत आपको 100% समझ में आता होगा, क्योंकि बारीकी से सभी क्वेश्चन समझाते हैं हम। तो आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा 100%, यह हमारा गारंटी है। तो आपको पसंद आया होगा यह ओजोन परत का क्वेश्चन, तो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, यह हमारा गारंटी है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर इसे याद कर लीजिएगा। जब आपका याद रहबे नहीं करेगा तो आप लोग एग्जाम में लिख पाइएगा नहीं, ना लिख पाइएगा आपको एग्जाम में। तो जब आपका याद नहीं रहेगा तो आप कैसे लिखिएगा, तो वही हम बोल रहे हैं, याद करना ज़रूरी है। जब आपको याद रहेगा तभी तो आप लिख पाइएगा। तो याद करना ज़रूरी है। आप लोग प्लीज़ ये सभी 5 VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। और ये भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट है। 2008 में भी पूछा गया है और 2009 में भी, और पूछा भी जाएगा और कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक आप लोग उठाकर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ते होंगे तो ज़रूर देखते होंगे, यह हमारा गारंटी है। तो हमें बताना है समंजन क्षमता से क्या कहते हैं। समंजन क्षमता क्या होता क्या है, तो समंजन क्षमता ऐसी होती है आँखों की ऐसी क्षमता या नेत्र की ऐसी क्षमता। नेत्र का अर्थ होता है आँख, नेत्र, नयन, लोचन, ये सभी होता है। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, व्याकरण जब आप पढ़ते होंगे तो नेत्र की ऐसी क्षमता यानी आँख की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आप बदलती रहती है। क्या होती है, आपसे आप बदलती रहती है, यानी बढ़ती घटती रहती है। क्या होती है, बढ़ गया कब घट गया, कब बढ़ गया कब घट गया, तो उसे ही बोलते हैं समंजन क्षमता। किसे, आँखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आपसे आप बदलती है, समंजन क्षमता कहलाती है। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा इसी प्रकार, आँखों की ऐसी क्षमता या नेत्र की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी, यहाँ पे नेत्र की जगह पर आप लोग आँख लेंस की फोकस दूरी या नेत्र लेंस की फोकस दूरी भी लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार लिखिए। आँखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, आप से आप बदलती है। क्या करती है, आप से आप बदलती रहती है, समंजन क्षमता कहलाती है। तो उसे समंजन क्षमता कहते हैं, समंजन क्षमता कहलाती है। किसी भी प्रकार आप लिख सकते हैं। तो क्या होता है समंजन क्षमता में, तो आँखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आप से आप बदलती रहती है, समंजन क्षमता कहलाती है। और एक बात, समंजन क्षमता में क्या होता है कि ये किसी स्वस्थ मनुष्य या सामान्य मनुष्य का, सामान्य का अर्थ होता है भी स्वस्थ होता है, तो किसी स्वस्थ मनुष्य में 4 डायोप्टर समंजन क्षमता पाई जाती है। कितनी डायोप्टर, 4 डायोप्टर समंजन क्षमता पाई जाती है। और डायोप्टर किसका मात्रक है, आप लोग कमेंट बॉक्स
बॉक्स में जरूर बताइएगा। डायोप्टर किसका मात्रक है? डायोप्टर किसका मात्रा है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है यह भी क्वेश्चन कि जो डायोप्टर किसका मात्रा है, डायोप्टर को किससे सूचित किया जाता है? तो डायोप्टर के डी से सूचित किया जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, डायोप्टर किसका एसआई मात्रक है। तो चलिए देखते हैं। और आप लोग डैश में इसे तो लिख दीजिएगा, आप लोग उत्तर में लिखिएगा आंखों की ऐसी क्षमता जैसे लेंस की फोकस दूरी आपसे आप बदलती है समंजन क्षमता कहलाती है। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा और डैश देकर ये भी लिखना जरूरी है क्योंकि आपके दो में दोनों मार्क्स चाहिए, तो ये भी लिखना जरूरी है। तो आप लोग इस तरह लिखिएगा, सामान्य नेत्र के लिए उस मनुष्य की समंजन क्षमता 4 डायोप्टर पाई जाती है। कितने डायोप्टर? 4 डायोप्टर पाई जाती है सामान्य मनुष्य के लिए उसकी समंजन क्षमता। तो आप उम्मीद करता हूँ यह सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आया होगा। और वरदान बैच कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वरदान बैच का क्वेश्चन भी कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और यह 5 टॉप VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा, यह हमारा गारंटी है 100%। तो आप लोग 5 क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा उसे ज़रूर लिख कर बताइएगा क्योंकि सर हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। और हमारा उम्मीद है कि जो आपको 100% समझ में आ गया होगा, आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और 1 या 2 क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा 100%। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आपके बता दूँ कि वरदान बैच में वही क्वेश्चन जो पढ़ाया जाएगा, जो क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, और वो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। यह सभी क्वेश्चन मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट है, और मस्त भी है, मस्त भी बोल सकते हैं मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो आप लोग प्लीज़ ये सभी क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। आपका धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।